हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेएस केमिस्ट्री। और चलिए स्टार्ट करते हैं एमएससी फाइनल ईयर की ऑर्गेनिक सिंथेसिस का अपना नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक तक अपन ने सिंथोन, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, डिस्कनेक्शन अप्रोचेस की जो गाइडलाइंस हैं उनके बारे में अपने सीखा और कुछ एग्जांपल्स भी अपन ने की। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन की। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ इसकी डेफिनेशन के बारे में, लेकिन अब बात आती है इसकी एप्लीकेशन की। इसको अप्लाई कैसे करना वो भी अपन जाने, और क्यों अपने को एफजीआई की नीड पड़ी वो भी अपन जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है अपना, व्हेन रियल एंड वर्केबल रिएजेंट्स आर नॉट ऑब्टेन्ड। मतलब जब अपने पास रियल वास्तविक और जो ऐसे रिएजेंट जो क्या हों, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हों, ऐसे रियल और वर्केबल रिएजेंट जब ऑब्टेंड नहीं हो, प्राप्त नहीं हो, देन बाय डिसोशिएशन, डिसोशिएशन के थ्रू जब अपने को रियल और वर्केबल रिएजेंट्स प्राप्त नहीं हो, देन वी नीड फर्स्ट डू एफजीआई। तब अपने को सबसे पहले नीड पड़ती है अपन फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करवाएं। क्या करें अपन? फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करें। ठीक है, फॉर ए गुड डिस्कनेक्शन, एक अच्छे डिस्कनेक्शन के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? पहले अपने को एफजीआई करवाना पड़ेगा। कब नीड पड़ी एफजीआई की? जब अपने को रियल और वर्केबल रिएजेंट्स नहीं मिले डिस्कनेक्शन के थ्रू, तब अपने को नीड पड़ती है एफजीआई की। ठीक है, अपने लास्ट में एक दो तीन जो अपने एग्जाम्पल किए थे लास्ट लेक्चर में, वहाँ भी अपन ने देखा था कुछ ऐसे रिएक्टेंट्स भी अपने को मिल रहे थे या सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल रहे थे जो रियल वर्केबल नहीं थे। ठीक है, तो अपने को एक ऐसी अप्रोच देखनी भी है जहाँ क्या हो, डिस्कनेक्शन के थ्रू अपने को क्या हो, रियल और वर्केबल रिएजेंट्स भी मिलने चाहिए। अगर नहीं मिल रहे हैं तब आपको नीड पड़ती है एफजीआई की, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन की। सेकंड पॉइंट अपना आता है, वन फंक्शनल ग्रुप कन्वर्ट इनटू अनदर फंक्शनल ग्रुप ड्यूरिंग, ये क्या है, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। मतलब क्या होता है एफजीआई के अंदर क्या होता है, वन फंक्शनल ग्रुप कन्वर्ट इनटू अनदर फंक्शनल ग्रुप ड्यूरिंग रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। ठीक है, एफजीआई के अंदर क्या होगा, एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होता है रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस के दौरान। थर्ड पॉइंट आता है अपना, मोस्टली इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन। अब देखिए अब एफजीआई में कौन कौन सी टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं? मोस्टली अपन इन्वॉल्व करते हैं ऑक्सीडेशन को इन्वॉल्व होता है। ठीक है, मतलब एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो सकता है ऑक्सीडेशन के थ्रू, रिडक्शन के थ्रू हो सकता है, या फिर सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। किसके थ्रू? सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। सब्स्टिट्यूशन दो तरीके से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, एक होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ईएसआर और एनएसआर, इन दोनों टाइप्स के सब्स्टिट्यूशन के थ्रू भी अपन एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ में रिडक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं और ऑक्सीडेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स करवा रहा हूँ। जनरली ये एफजीआई से रिलेटेड कोई एग्जांपल नहीं है वैसे तो, लेकिन इनकी नीड पड़ेगी। अभी जो टर्म्स आ रही हैं कि आप एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हो थ्रू ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब्स्टिट्यूशन, तो आखिर अपन इन अप्रोच को अपन समझेंगे कैसे? जैसे मैं आपसे बात करूँ, नॉर्मल एक बात कर रहा हूँ, देखिएगा यहाँ भी एक्चुअल में अपन फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन ही करेंगे। देखिएगा कैसे, ये मेरा कोई रिएक्टेंट है। ठीक है, इसको अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं, मेथिल बेंजीन भी बोलते हैं, या फिर अपन इसको क्या बोलते हैं, टोलुइन भी अपन कहते हैं। जब इस टोलुइन का अपन क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं। क्यों? क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट है और पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर आपको जनरली ये रिएक्शन याद हो तो यहाँ से जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो ये प्रोडक्ट बनता है। यहाँ जो ये बेंजीन रिंग से जो अटैच जो एल्किल ग्रुप है, मेथिल ग्रुप है, इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 की प्रेजेंस में, और बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर। यानी टोलुइन से बेंजोइक एसिड बनता है। जब टोलुइन का अपन कर देते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन, तब अपना बनता है क्या, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाता है, या कहूँ बेंजोइक एसिड बनता है। इतनी बात अपने को समझ में आ गई। यानी यहाँ एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। ठीक है, यानी एक फंक्शनल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, अगर जनरली मैं बात करूँ तो। ठीक है, अब बात आती है, ये था रिएक्टेंट और ये था प्रोडक्ट। आई बात समझ में? ये रिएक्टेंट है और ये है प्रोडक्ट। ये अपन जनरली रिएक्शन पढ़ते आए हैं, अपन ने बीएससी में भी अपन ये रिएक्शन पढ़ते हैं और अपन एमएससी प्रीवियस में भी अपन ये रिएक्शन पढ़ते हैं, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो बात आती है कि मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि अपन तो पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड, जहाँ अपन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाते हैं। लेकिन अब क्या होगा, अपन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट तो सीखेंगे, लेकिन आपको पहले मैं ऐसी रिएक्शंस तो बताऊं जनरली, ताकि आप ये भी जानो कि एक्चुअल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है, किन किन रिएक्शंस की अपने को नीड पड़ने वाली है, वो मैं आपको इसीलिए पहले करवा रहा हूँ। तो पहली ये रिएक्शन इसी वजह से है कि रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो अपने को दिख गया, लेकिन अब नीड कहाँ पड़ेगी इसकी? देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मैं आपको दे दूँ प्रोडक्ट, ठीक है, और मुझे ये रिएक्टेंट बनाना हो, इसका मतलब एक्चुअल में आप क्या करवा रहे हो, आप रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करवा रहे हो, क्योंकि अपना प्रोडक्ट तो अपने पास है ही, इसको अपन टारगेट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। अब मुझे अगर ये बनाना हो रिएक्टेंट, तो मैं कैसे बना सकता हूँ, यही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अगर आपको ये दे दे, अब आप इस चीज़ को भूल जाइए, अगर आपको ये टारगेट मॉलिक्यूल दे दे
और आपको इससे क्या बनाना हो, टोलुइन बनाना हो, तो आप टोलुइन कैसे बनाओगे इस टारगेट, इस प्रोडक्ट से टोलुइन वापस कैसे बनाओगे, तो उसी को देखिएगा, उसी को मैं क्या लिखूँगा, उसी को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ऑक्सीडेशन लिखूँगा मैं, क्या लिखूँगा, ऑक्सीडेशन, और आगे मैं लिख दूँगा जो मुझे प्रोडक्ट बनाना है वो, सॉरी जो रिएक्टेंट मुझे बनाना है वो। ये मैं आपको एक अप्रोच समझाना चाहता हूँ यहाँ। देखिएगा टोलुइन के ऑक्सीडेशन से बना अपना बेंजोइक एसिड, ये तो नॉर्मल अपन रिएक्शन जो पढ़ते हैं, नॉर्मल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, लेकिन एक्चुअल में यहाँ हो क्या रहा था, यहाँ हो रहा था ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, ठीक है, जिसको अपन इस टाइप से भी अपन रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट में ओ, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो अगर आपको टारगेट मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट बनाना हो तो भी आप उस डबल लाइन एरो के ऊपर ऑक्सीडेशन ही लिखेंगे, ये बात ध्यान में रख लेना आप, यहाँ पर रिडक्शन नहीं लिखेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। देखिएगा टोलुइन से बन रहा है बेंजोइक एसिड, टोलुइन रिएक्टेंट से बन रहा है बेंजोइक एसिड प्रोडक्ट, किसके थ्रू, ऑक्सीडेशन के थ्रू। तो अगर आपको यही चीज़ रिवर्स में करनी हो तब भी आप उस एरो के ऊपर देखिएगा, आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाओगे तो आप डबल लाइन एरो लिखोगे, ठीक है, लिख दिया, लेकिन वहाँ एक्चुअल में आप लिखोगे क्या, वहाँ पे आप लिखोगे ऑक्सीडेशन ही लिखोगे, ये बात आप ध्यान में रखना। आई क्या बात समझ में, ठीक है। जैसे अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये नाइट्रोबेंजीन है, इस नाइट्रोबेंजीन का मैं करवा रहा हूँ रिडक्शन, हाइड्रोजन और लेड की या धातु एसिड की प्रेजेंस में मैं इसका क्या करवा रहा हूँ, रिडक्शन करवा रहा हूँ। और आपको पता है जब भी रिडक्शन होता है तो बेंजीन का रिडक्शन नहीं होता, इस नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन होता है, और नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन किस में होता है, एमिनो ग्रुप में रिडक्शन हो जाता है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, NH2 अपने को मिलता है, कहूँ एनिलीन अपने को मिलती है, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन से अपने को क्या मिलता है, एनिलीन अपने को मिलती है। रिडक्शन किसका हुआ है, इस नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन हुआ किसमें, NH2 ग्रुप में। तो ये था रिएक्टेंट और ये बन गया प्रोडक्ट। लेकिन अब मैं आपसे कहूँ कि इससे मुझे बनाना है, इस प्रोडक्ट से मुझे वापस रिएक्टेंट बनाना है, तो भी आप क्या लिखोगे, तो भी आप वही डबल लाइन एरो क्यों, क्योंकि अब ये प्रोडक्ट है, ये एक्चुअल में प्रोडक्ट है या कहूँ टारगेट मॉलिक्यूल है, और इससे आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पर आप वापस क्या लिखोगे, रिडक्शन ही लिखोगे। क्यों रिडक्शन ही, क्यों, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन जो रिएक्टेंट था उससे ये एनिलीन प्रोडक्ट बना था, कैसे, रिडक्शन के थ्रू, ठीक है। ये एक रियल रिएक्शन थी, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अपन पढ़ते आते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाओगे तो भी उस डबल लाइन एरो के ऊपर रिडक्शन ही लिखोगे, यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं लिखोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपन रिवर्स चल रहे हैं, तो अपन यहाँ से यहाँ गए तो अपन ने रिडक्शन किया, तो अपन यहाँ से यहाँ आएंगे तो अपन यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो प्रोसेस हो रही है, फाइनल लाइन यही सुन लीजिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो प्रोसेस हो रही है, चाहे वो रिडक्शन की प्रोसेस हो चाहे वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो, वही की वही प्रोसेस आपको लिखनी है टारगेट मॉलिक्यूल से। जब वापस आप सिंथेटिक इक्विवेलेंट या रिएक्टेंट बनाओगे, या कहूँ प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वापस बनाओगे, तब भी वही प्रोसेस आपको उस डबल लाइन एरो के ऊपर लिखनी है। और डबल लाइन एरो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस कर रहे हैं, अपन टारगेट मॉलिक्यूल या प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में बदल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर डबल लाइन एरो का यूज करते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जैसे मैं बात करूँ एमाइड का, अगर आप रिडक्शन करवा रहे हो तो क्या बनेगा, देखिए ये होता है अपना एमाइड ग्रुप, ठीक है। और एमाइड ग्रुप का जब भी आप रिडक्शन करवाते हो तो आप क्या ध्यान में रखोगे, क्या ध्यान में रखना है, एमाइड ग्रुप का जो एमाइड ग्रुप में जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है इसका रिडक्शन होता है, ठीक है। इसका रिडक्शन होकर क्या बनाता है, CH2NH2, या कहूँ इस एमाइड का रिडक्शन किस में हो जाएगा, एमीन में रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। यानी रिएक्टेंट्स एमाइड रिएक्टेंट से, एमाइड क्रियाकारक से अपने को मिलता है एमीन उत्पाद मिलता है, एमीन प्रोडक्ट अपने को मिलता है। अब मैं आपसे कहूँ इस एमीन से मुझे वापस एमाइड बनाना है, तो कैसी प्रोसेस होगी, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। एमाइड से एमीन बना रिडक्शन के थ्रू, तो एमीन से एमाइड भी किसके थ्रू ही बनेगा, रिडक्शन के थ्रू ही बनेगा, ये बात ध्यान में रखिए। रिडक्शन लिखा मैंने और ये मैंने वापस क्या बना दिया, एमाइड बना दिया, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ इमीन। इमीन जनरली क्या होता है, ये होता है इमीन ग्रुप, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप होता है, इमीन ग्रुप होता है। इस इमीन का आप रिडक्शन करवा रहे हो तो इमीन से भी अपने को जनरली क्या मिलता है, इमीन से भी अपने को यही मिलेगा, एमीन ही मिलने वाला है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्या मिलने वाला है, एमीन ही जनरली मिलने वाला है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। क्यों, देखिए रिडक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, सिंपल बात है, क्या जुड़ना, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जुड़ना, H2 का जुड़ना होता है रिडक्शन का मतलब, ठीक है। तभी तो क्या किया है अपन ने, देखिएगा यहाँ पे एक्चुअल में तो आपको चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे अपन ने एमाइड का रिडक्शन किया इस एमीन में, किस टाइप से किया, देखिएगा वही समझना है अपने को। मैंने क्या बोला कि आपको क्या करना है, एमाइड रिडक्शन करवाना है,
रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जुड़ना। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक्चुअल में इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में है क्या? H+ और H- प्रेजेंट है, ठीक है भाई। H2 यानी दो, इस H2 मॉलिक्यूल में, इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम हैं, जिसमें एक हाइड्रोजन एटम प्लस में होगा और एक हाइड्रोजन एटम माइनस का चार्ज रखेगा। तो यहाँ कहाँ अटैच होंगे? देखिएगा कार्बन और ऑक्सीजन इस कार्बोनिल ग्रुप पर अटैच होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉनेगेटिव, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन नेगेटिव पे क्या जुड़ जाएगा? ये H+, और इस कार्बन प्लस पे क्या जुड़ जाएगा? ये हाइड्रोजन प्लस। तो क्या बन जाएगा? CH NH2, यहाँ पे बन गया OH। आई बात समझ में, ठीक है। ऐसे मैं क्या करूँगा, एक और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लूँगा इसी टाइप से H2, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और लूँगा मैं। वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फिर यहाँ रिएक्ट करेगा, कैसे? ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। और इस H2 में क्या प्रेजेंट है? एक H+ और एक H-। तो जो H- होगा वो कहाँ जुड़ जाएगा? इस कार्बन पर। तो क्या बन जाएगा? CH2NH2। और जो एक H+ होगा वो कहाँ जुड़ जाएगा? इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर, हाइड्रोक्साइड आयन पर, OH- पर। क्या बन जाएगा? H2। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी? सिंपल से एक एमाइड से क्या मिल जाएगी? एक एमीन आपको मिल जाएगी इस तरीके से। तो रिडक्शन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ना ही होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इमीन पर भी आप इसी तरीके से जोड़ सकते हो। कैसे? देखिएगा, ये आपका इमीन होता है, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने ओर लेगा, नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, ठीक है। तो इस पर तो जुड़ जाएगा H2 का H+, और इस पर जुड़ जाएगा H-। क्या बन जाएगा? सिंपल सा आपका एमीन, एमीन बन जाएगा सिंपल वे में, ठीक है। ये नाइट्राइल है, ठीक है, या साइनाइड इसको भी अपन बोलते हैं, नाइट्राइल ग्रुप भी अपन बोलते हैं अगर यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ता है तो यहाँ भी रिडक्शन करवाओगे तो यहाँ भी रिडक्शन से आपको क्या मिलने वाली है? एमीन ही मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, फिर एक और, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में आप तब तक तोड़ोगे जब तक सिंगल बॉन्ड ना बच जाए, ठीक है। एक और डबल बॉन्ड, एक और बॉन्ड तोड़ोगे तो एक हाइड्रोजन और यहाँ पर, एक हाइड्रोजन और यहाँ पर, तो आपका एमीन बन जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, तो ठीक है। तो अगर आप नाइट्राइल से या इमीन से जब आप एमीन तो आप बना देते हो किसके थ्रू? रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू, या कहूँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन चुका है रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू, तो इस प्रोडक्ट से या कहूँ इस टारगेट मॉलिक्यूल से आपको वापस आपको ये रिएक्टेंट बनाना हो, वही प्रोसेस तो अपनी क्या कहलाती है? रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस कहलाती है। तो वो प्रोसेस किसके थ्रू होगी? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के थ्रू? तो ऑब्वियस बात है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब रिडक्शन के थ्रू बनता है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी किसके थ्रू लिखोगे आप? रिडक्शन के थ्रू ही लिखोगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ टोलुइन से जो ये जो बेंजोइक एसिड बना है, ये ऑक्सीडेशन के थ्रू बना है, तो इस बेंजोइक एसिड से वापस टोलुइन बनेगा उसी ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू, ध्यान में रखिएगा। यही मैं आपको मेन चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी इसकी FGI में नीड पड़ने वाली है। ऐसे नाइट्राइल का आप रिडक्शन करते हो एमीन में, किसके थ्रू? रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू। आई बात समझ में। तो अगर मैं कहूँ ये मैं आपको प्रोडक्ट दे दूँ या टारगेट मॉलिक्यूल दे दूँ एमीन, और इससे मुझे बनाना हो नाइट्राइल, तो कैसी प्रोसेस यूज में लेंगे अपन? रिडक्शन प्रोसेस ही यूज में लेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में भी रिडक्शन ही काम में लिया था, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भी रिडक्शन ही काम में लेने वाले हैं। ये बात आपको मैं समझाना यहाँ पे चाहता हूँ, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, FGI में जब एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होता है, दिख रहा ना, एमाइड भी एक फंक्शनल ग्रुप है, एमीन फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रो भी एक फंक्शनल ग्रुप है, एमीन फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, इमीन भी फंक्शनल ग्रुप है, एमीन में कन्वर्ट हो रहा है एमीन फंक्शनल ग्रुप में। ऐसे नाइट्राइल भी फंक्शनल ग्रुप है जो एमीन फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। तो यही आपकी एक्चुअल में FGI है, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, ठीक है। तो आप जनरल जो अपन रिएक्शन पढ़ते आ रहे हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, उसमें भी अपन FGI करवाते हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करवाते हैं, ठीक है। तो वही प्रोसेस अब अपन कर रहे हैं, जब अपने पास टारगेट मॉलिक्यूल हो या प्रोडक्ट हो और अपने को रिएक्टेंट बनाना हो, तो भी अपन FGI का ही यूज़ करते हैं। कब? जब अपना डिस्कनेक्शन काम का नहीं हो, या डिस्कनेक्शन से अपने को रियल और वर्केबल रिएजेंट्स अपने को नहीं मिल रहे हो, तब अपन लगाते हैं FGI। और वो कौन कौन सी स्टेप्स को इन्वॉल्व कर सकता है? वो ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, वहाँ पर रिडक्शन भी काम में आ सकता है, और सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी काम में आ सकती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट बात क्या है? नोट डाल के आप लिखिएगा, इफ़ टारगेट मॉलिक्यूल इज मोर रिएक्टिव, if target molecule is more reactive, if target molecule is more reactive than synthetic equivalent or reactant, then disconnection or FGI not favorable। इस लाइन का क्या मतलब है? जैसे ये कोई टारगेट मॉलिक्यूल है मेरे पास, और ये क्या बन गया? वापस मैंने रिएक्टेंट बना दिया, ठीक है। चाहे वो मैं FGI के थ्रू बनाऊँ, ठीक है,
या फिर मैं बनाऊँ डिस्कनेक्शन के थ्रू। ठीक है, देखिए FGI समझ जाओगे आप, जब भी आपको कहीं ऑक्सीडेशन लिखा हुआ मिलेगा डबल लाइन एरो पर, रिडक्शन लिखा हुआ मिलेगा, या आपको सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ मिले ESR NSR इस डबल लाइन एरो पर, तब आप समझ जाना कि वहाँ एक्चुअल में FGI लग रही है। ठीक है, क्योंकि डिस्कनेक्शन में तो अपन क्या लिखते हैं डबल लाइन एरो के ऊपर। डिस्कनेक्शन में तो जैसे मैं लिखूँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का डिस्कनेक्ट कराऊँ तो मैं इस डबल लाइन एरो पर ये लिखता हूँ। ठीक है, या फिर कार्बन नाइट्रोजन का कराऊँ तो भी मैं डबल लाइन एरो पर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का डिस्कनेक्शन शो करता हूँ इस टाइप से। ठीक है, FGI में अपन क्या करते हैं, एक्चुअल में जो प्रोसेस हो रही है वो अपन लिखते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या सब्स्टिट्यूशन ऐसा। ठीक है, अब यहाँ क्या लाइन है कि जब टारगेट मॉलिक्यूल से जो रिएक्टेंट बनते हैं, अगर रिएक्टेंट कम रिएक्टिव हैं देन टारगेट मॉलिक्यूल, या फिर कहूँ रिएक्टेंट कम रिएक्टिव हैं प्रोडक्ट से, तब चाहे वो प्रोसेस आपकी FGI की हो, चाहे वो प्रोसेस आपकी डिस्कनेक्शन की हो, दोनों ही फेवरेबल नहीं होती हैं। तो फेवरेबल कब होंगी ये प्रोसेस, जब प्रोडक्ट या टारगेट मॉलिक्यूल कम रिएक्टिव होगा देन रिएक्टेंट। और ये बात तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी अच्छे से क्लियर कर दी थी। क्यों क्लियर कर दी थी, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था A और B रिएक्ट कर रहे हैं, कोई रिएक्टेंट C बना रहे हैं, तो ये दोनों जब ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, ज़्यादा क्रियाशील होंगे, तभी तो मिलके प्रोडक्ट C का फॉर्मेशन करते हैं, एक स्टेबल प्रोडक्ट C का फॉर्मेशन करते हैं। आई क्या बात समझ में? अगर ये प्रोडक्ट C इस रिएक्टेंट से भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा तब तो ये कुछ और ही बना देगा ये भी, क्योंकि ये तो और ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर इनसे और भी ज़्यादा रिएक्टिव अगर ये होगा तो ये तो कोई और ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। फिर ये क्या यहाँ थोड़ी स्टेबल पड़ा रहेगा, ये तो कुछ और बनाएगा, कोई C D E F कुछ भी अलग बनाएगा, या फिर वापस इनमें ही कन्वर्ट हो जाएगा। आई क्या बात समझ में? तो हमेशा अपन देखिए कोई भी केमिस्ट्री में रिएक्शन होती है तो अपन ये चाहते हैं जो बनने वाला प्रोडक्ट हो वो स्टेबल हो, ज़्यादा मात्रा में बने, स्टेबल हो। तो प्रोडक्ट स्टेबल हो इसका मतलब क्या है, वो रिएक्टिव कम है। सीधी सी बात है, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी तो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो वहाँ रिएक्टिविटी कम है। कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन कर रहा है इसका मतलब वो स्थायी नहीं है। स्थायी होता तो वो रिएक्शन ही नहीं करता। आई क्या बात समझ में? स्टेबल पड़ी है कोई चीज़, स्थायी पड़ी है एकदम, इसका मतलब क्या है, वो रिएक्टिव कम है, क्रियाशील कम है। और कोई क्रियाशील अगर कोई चीज़ है तो वो क्या स्टेबल नहीं है। तो वही प्रोसेस यहाँ पे लग रहा है। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अपने बनने वाला जो रिएक्टेंट है, टारगेट मॉलिक्यूल से जो आप रिएक्टेंट बनाते हो वो ज़्यादा रिएक्टिव हो देन टारगेट मॉलिक्यूल या प्रोडक्ट। आई क्या बात समझ में? ठीक है, अब अपन करते हैं कुछ एग्जांपल्स FGI के थ्रू ही, ताकि आपको और अच्छे से फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन आपको समझ में आए और आप अच्छे से उनको सीख सको। तो नेक्स्ट अपना जो एग्जांपल है वो है बेंजोकेन। बेंजोकेन एक अपना एग्जांपल है और ये आप एक्चुअल में लास्ट लेक्चर में अपन पढ़ भी चुके हैं। देखिएगा कैसे इसकी एक स्ट्रक्चर, अगर आपको याद हो तो अपन ने इसको पढ़ा भी था। ये इसकी जर्नल क्या होती है, स्ट्रक्चर यहाँ पे एक NH2 ग्रुप लगा होता है और यहाँ पे क्या होता है, एक एस्टर ग्रुप होता है। आई क्या बात समझ में? लास्ट जो अपन ने पढ़ा है वहाँ पर अपन ने लास्ट जो लेक्चर में अपन ने एक एग्जांपल किया था, अगर आपको याद हो तो लास्ट एग्जांपल में अपन ने एक ऐसा बीच में सिंथोन अपन ने बनाया था, अपन ने अकाउंट सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाया था। और फिर मैंने आपको कहा था कि ये तो क्या है, और भी ज़्यादा फर्दर क्या हो सकता है, रिएक्टिव है, या क्योंकि यहाँ पर क्या है और भी ज़्यादा FGI हो सकती है, सॉरी डिस्कनेक्शंस हो सकते हैं। अब इसका एग्जांपल, इसको आप ध्यान में रखिएगा अलग से, बेंजोकेन के नाम से एग्जांपल है और इसको आपको ध्यान में रखना है। इसकी ये स्ट्रक्चर होती है और ये FGI में जनरली काम में आता है। कैसे काम में आता है वो अपन देखते हैं। देखिएगा यहाँ आप क्या करवा सकते हो। सबसे पहली चीज़, सबसे पहले तो आपको क्या सोचना है, डिस्कनेक्शन सोचना है। आई क्या बात समझ में? क्या सोचना है अपने को, डिस्कनेक्शन सोचना है। डिस्कनेक्शन जैसे ही अपन सोचेंगे तो अपन कहाँ से डिस्कनेक्ट सोच सकते हैं। देखिएगा डिस्कनेक्शन के लिए मैंने आपको सिंपल सी एक चीज़ बताई थी। देखिएगा फिर वही बात आती है, आप सोच रहे हो कि FGI में एग्जाम्पल करवा रहे हो डिस्कनेक्शन। मैंने पहले ये बोला है आप डिस्कनेक्शन तो करवाओ, अगर डिस्कनेक्शन अपना अच्छा नहीं हो रहा है तब जाके अपन FGI की ओर मूव करते हैं। तो पहला काम तो डिस्कनेक्शन करवाने का ही है। तो डिस्कनेक्शन करवाओ और उसके लिए क्या देखोगे, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को फाइंड आउट करोगे। एक फंक्शनल ग्रुप ये रहा और ये रहा। देन आप देखोगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा रिएक्टिव है, आपको दिख जाएगा एमीन ज़्यादा रिएक्टिव है। लेकिन थर्ड पॉइंट अपने क्या पढ़ा था, सेकंड पॉइंट उसमें था कि जो हेटेरो एटम होता है, जो भी आप फंक्शन ग्रुप चूज़ करते हो उसमें जो हेटेरो एटम होता है उससे नेक्स्ट कार्बन का बॉन्ड आप ब्रेक कर दीजिए। अगर आप अपना ये रिएक्टिव फंक्शन ग्रुप है देन एस्टर से, तो अगर अपन इससे नेक्स्ट वाले कार्बन और इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा जो कि अनस्टेबल होगा। ये मैंने आपको बताया था। तो ये डिस्कनेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तब अपन डिस्कनेक्शन कहाँ से करवाते हैं,
इस एस्टर में से डिस्कनेक्शन करवाते हैं। अब लास्ट लेक्चर में आपको मैंने डिस्कनेक्शन में एक चीज़ बताई थी, मैंने इस एथिल ग्रुप को ओपन कर दिया था और मैंने लिख दिया था यहाँ पर इस एथिल ग्रुप को थोड़ा सा ओपन करके CH2CH3, अपन ये भी लिख सकते हैं इजी वे में, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन है ही, लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ इस एस्टर में ये हेटेरोएटम है, ठीक है। देखिए इस डबल बॉन्ड से तो क्लीवेज होगा नहीं या डिस्कनेक्शन होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था हमेशा सिंगल बॉन्ड से डिस्कनेक्शन होता है, ठीक है। हेटेरोएटम और कार्बन के सिंगल बॉन्ड में ही डिस्कनेक्शन होगा, डबल बॉन्ड में डिस्कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड की और ज़्यादा एनर्जी की नीड पड़ती है उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए। तो ऐसा अपन करेंगे नहीं, ठीक है। अपन सिर्फ जितनी कम एनर्जी दी जाए उतना ही बेटर है अपने लिए। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन और ये कार्बन भी इधर दिख रहा है आपको, बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो सकता है, और इस हेटेरोएटम ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में भी बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो सकता है। लास्ट लेक्चर में अपन ने जो डिस्कनेक्शन किया था वो अपन ने यहाँ से डिस्कनेक्ट करवाया था और अपने प्रोडक्ट बनाया था, ठीक है। चाहे अगर आप इधर से भी डिस्कनेक्शन करवा सकते हो, वो भी डिस्कनेक्शन वैलिड है, रॉन्ग नहीं है। चाहे आप ये डिस्कनेक्शन करवाओ, चाहे आप ये डिस्कनेक्शन करवाओ, दोनों ही सही, कोई भी गलत नहीं है। जो आपको सही लगे वो डिस्कनेक्शन करवा लो। लास्ट लेक्चर में मैंने यहाँ से डिस्कनेक्ट करवाया था और प्रोडक्ट बनाया था। अब इस लेक्चर में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से डिस्कनेक्शन करवा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ से डिस्कनेक्शन करवाएं तो क्या वही प्रोडक्ट मिलता है, वो अपन देखते हैं। तो अपन एक्चुअल में कहाँ से डिस्कनेक्शन करवा रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का डिस्कनेक्शन करवा रहे हैं। तो अपन यहाँ से क्या लिखेंगे, ये मैंने लिखा NH2 ग्रुप, ठीक है। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखिएगा इस कार्बन पे जैसे डिस्कनेक्शन होगा इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। तो बाकी क्या स्पीसीज बचेगी, ऑक्सीजन पर माइनस CH2CH3, या फिर इसी को एथिल ग्रुप भी अपन बोलते हैं, ET से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये छोटी बातें तो आपको पता ही होगा। अब इस टारगेट मॉलिक्यूल से आपने क्या बना दिया, सिंथोन बना दिए। क्या बना दिए, सिंथोन बन गए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंथोन बन चुके हैं। सिंथोन से अपन क्या बनाएंगे, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो चलिए इस सिंथोन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा और इसका क्या होगा, दोनों का चेक करते हैं। कार्बन पर प्लस, और जब भी एलिफेटिक कार्बन पर प्लस आता है तो वहाँ पे आप क्या जोड़ सकते हो, Cl, Br, आयोडीन, ठीक है, या फिर OTS। जोड़ दें, नहीं, यहाँ नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे, देखिएगा ये कार्बन है, ये कोई एलिफेटिक कोई हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है क्या, तो फिर ये हाइड्रोकार्बन कहाँ से होगा, कहाँ से एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। एक्चुअल में कार्बन किसका है, तो किस कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है, ये आप मिस कर रहे हो इस चीज़ को। एक्चुअल में तो क्या है, इस कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है, ना कि किसी हाइड्रोकार्बन का वाला कार्बन है। हाइड्रोकार्बन वाला कार्बन होता तब आप यहाँ पर अटैच्ड कर सकते थे ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, OTS। ये तो हाइड्रोकार्बन वाला कार्बन नहीं है, ये तो इस कार्बोनिल का कार्बन है। तो यहाँ पे आप क्या जोड़ सकते हो फिर, देखिए कार्बन में प्लस है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। इस कार्बन पे अगर मैं सपोज, देखिएगा एक चीज़ पहले मैं इसके सिंथोन की बात कर लूँ, इसका सिंथोन इस सिंथोन की मैं बात करता हूँ। यहाँ से तो अपन बना सकते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट आसानी से। कैसे, मैंने बोला था हेटेरोएटम पर जब भी नेगेटिव चार्ज हो तो वहाँ पे आप छोटा साइज का कोई एटम जोड़ दो H+, ठीक है। अगर यहाँ पे N नाइट्रोजन पे माइनस होता तो भी अपन हाइड्रोजन जोड़ देते, सल्फर पे माइनस होता तो भी अपन हाइड्रोजन यानी H+ जोड़ देते, ठीक है। तो अपन यहाँ पे तो क्या जोड़ देंगे, एक H+ जोड़ देंगे तो बन जाएगा OH, और ये होगा CH2CH3। ये आसानी से क्या बन गया, सिंथेटिक इक्विवेलेंट इस सिंथोन का। यहाँ H+ जोड़ा है तो क्यों ना मैं इस कार्बन प्लस पर OH- जोड़ दूँ, हाइड्रोक्साइड आयन जोड़ दूँ। जैसे मैं यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन जोड़ दूँगा, क्योंकि यहाँ पर हैलोजन ग्रुप्स तो जोड़ने से रहे, क्योंकि ये तो कोई एलिफेटिक कार्बन का तो पार्ट है नहीं। आगे बात समझिए, क्योंकि तो किसका पार्ट है, ये कार्बन किसका पार्ट है, इस कार्बोनिल ग्रुप का। कार्बोनिल ग्रुप को तो रिप्रेजेंट करते हैं अपन ऐसे, इतना तो समझ में, इतना तो पता होगा आई थिंक आपको, और इतना भी नहीं पता फिर तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, इस कार्बन प्लस पे क्या जोड़ देंगे अपन, OH-, और जैसे OH- जुड़ गया तो ये क्या बन गया अपना, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप बन चुका है यहाँ पर, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला ग्रुप बन चुका है, ये जाना पहचाना है कि नहीं है। नॉन और वेल रिएक्टेंट बने कि नहीं बने, नॉन और वेल सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिले कि नहीं मिले। कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी पहचानते हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी पहचानते हो, आएगी बात समझ में। तो ये क्या बन चुके हैं, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन चुके हैं, सिंथोन से बन चुके हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने बॉन्ड यहाँ से ब्रेक किया था तो भी अपने को इसी टाइप के सिंथोन्स मिले थे, ठीक है। और यहाँ से करेंगे तो भी अपने को सिंथेटिक इक्विवेलेंट कुछ इसी टाइप का मिलता है। यहाँ तक तो अपन ने देख लिया, ठीक है। आगे क्या प्रोसेस होगी,
क्या ये और आगे डिस्कनेक्शन होगा फर्दर? जी नहीं। क्यों नहीं होगा डिस्कनेक्शन? ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये खुद जो बना है ये खुद डिस्कनेक्ट होने के बाद ही तो ये बना है। इसका इसी का और डिस्कनेक्ट करवा दें, कहाँ से कराओगे? यहाँ से अपन हटा दें OH, तो फिर तो वापस ये बन गया। तो फिर इसको सिंथो से सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाने का मतलब क्या रहा फिर? और मैंने ये भी बताया था कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है। कार्बोक्सिल ग्रुप हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, ये डिसोसिएशन नहीं देते हैं, ये डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं। आपको डिस्कनेक्ट करवाने के लिए एस्टर, एमाइड, एमीन, ठीक है, एसिटाइल, कीटल, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स को आपको फाइंड आउट करना होता है, ना कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स को, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को। ऐसे फंक्शनल ग्रुप को अपन चेकआउट नहीं करते हैं। इनका तो FGI हो सकता है इन फंक्शनल ग्रुप का, तो क्योंकि ये प्रायोरिटी ऑर्डर में ज़्यादा आते हैं, ऊपर की ओर आते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर में, इसी वजह से इनका तो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन ही हो सकता है। अब अगर मैं कहूँ ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल गए हैं, तो यही बात यही नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि यहाँ अपन फर्दर इसका FGI तो करवा ही सकते हैं। यहाँ डिस्कनेक्शन और नहीं होता है, और FGI की नीड क्यों पड़ी? जब डिस्कनेक्शन नहीं होता है तभी तो FGI की नीड पड़ती है। आई क्या बात में? अब अपन एक लेवल ऊपर की ओर जा रहे हैं। यहाँ तक तो अपन सीख चुके हैं, पीछे भी अपन ने 3 एग्जाम्पल किए हैं, वहाँ तक अपन ने सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाना और सीख लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ डिस्कनेक्शन तो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ FGI तो लग ही सकती है, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन तो हो ही सकता है। वो काम तो कर सकते हैं अपन आसानी से, क्योंकि डिस्कनेक्शन तो होगा नहीं यहाँ पर। तब अपना आता है फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन का रोल। कैसे देखेगा? ये रहा कंपाउंड, ठीक है। देखिए मैं इसके लिए ये लिख सकता हूँ क्या? अगर मैं इसका करवा दूँ, क्या करवाऊँ? ऑक्सीडेशन। देखिए तो ऑक्सीडेशन पर क्या बनेगा? क्या बता सकते हैं आप ऑक्सीडेशन पर क्या बनेगा? पीछे कर चुके हैं अपन, इसके बारे में अपन पीछे पढ़ चुके हैं। सपोज कीजिए इसके बारे में अपन पीछे पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हैं, खुद सोचिए आप। बोलिए भाई, पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हैं? करवाया होगा मैंने आपको ही। यहाँ पे आप चीज़ नोटिस कर सकते हो, आप यहाँ पे FGI भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऑक्सीडेशन लिखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन FGI ऑक्सीडेशन लिख देना ताकि ईजी रहे। अब बताइए, अपन तो रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस का तो एरो है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ये तो एक्चुअल में अपना टारगेट मॉलिक्यूल्स जैसा है ना। इससे अपने को क्या बनाना है? प्रोडक्ट बनाना है, सॉरी रिएक्टेंट बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं रिएक्टेंट से जब ये टारगेट मॉलिक्यूल बना होगा तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू ही बना होगा। तभी अपन क्या कर रहे हैं, इस रेट्रोसिंथेटिक एरो पर वापस ऑक्सीडेशन लिख रहे हैं। पीछे अपन ने ये तो देखा था, ये तो मैंने आपको बताया था लास्ट जो अपन ने किया है, देखिए यहाँ पर एक्चुअल में ये क्या था, यही तो चीज़ थी। तभी तो मैंने करवाए हैं आपको, ताकि आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की प्रोसेस ध्यान में रखो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना था ऑक्सीडेशन के थ्रू, ठीक है। तो जब इसी टारगेट मॉलिक्यूल का वापस को मैं रिएक्टेंट में कन्वर्ट करूँगा, तब भी तो मैं क्या करवाऊँगा? ऑक्सीडेशन तो करवाऊँगा। आई क्या बात समझ में? जब तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कहूँ ये बेंजोइक एसिड जो है, ये ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इस कंपाउंड में। होगा कि नहीं होगा ये तो बता चुका हूँ मैं। तो फिर यहाँ पर तो सोचने की आपको नीड ही नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर तो आपको क्या लिख देना चाहिए आसानी से, जो भी ये ग्रुप है इसको आप कन्वर्ट करके यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसको कन्वर्ट कर दिया CH3 में, और यहाँ पर NH2 ग्रुप एज इट इज़। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप ये बात समझ में आई होगी। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए, इस ग्रुप का जब आप ऑक्सीडेशन करवाओगे, सपोज ये रिएक्टेंट है और ये टारगेट मॉलिक्यूल है यानी प्रोडक्ट है, तो इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाओगे तो कैसे बनेगा? जब इस मैथिल ग्रुप का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तभी तो ये बनेगा। तो अब अपन क्या कर रहे हैं? अपन उल्टी प्रोसेस कर रहे हैं, अपन इससे ये बना रहे हैं वापस, तो भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन ही लिखेंगे। यही बात इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या प्रोसेस कर सकते हैं? नेक्स्ट सपोज कीजिए जो नाइट्रो ग्रुप होता है उसके रिडक्शन से क्या बनता है? अपन ने पीछे भी देखा था, एमीन बनता है। नाइट्रो ग्रुप के रिडक्शन से, जब नाइट्रो ग्रुप अपना रिएक्टेंट हो तो उससे के रिडक्शन से बनता है एमीन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर तो एमीन प्रोडक्ट है, तो कैसे मैं इसको मैं रिड्यूस करके रिएक्टेंट बना सकता हूँ? कौन सा? नाइट्रो ग्रुप। तभी मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? FGI रिडक्शन। आई बात समझ में? ठीक है, FGI रिडक्शन, क्योंकि मुझे पता है नाइट्रो ग्रुप के रिडक्शन से क्या मिलता है? एमीन मिलता है, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप जो रिएक्टेंट होता है उसके रिडक्शन से मिलता है एमीन रिएक्टेंट, एमीन प्रोडक्ट मिलता है।
इस एमीन प्रोडक्ट से जब मुझे वापस बनाना हो रिएक्टेंट है तो भी मैं प्रोसेस रिडक्शन ही लिखूँगा और वो जो बनेगा रिएक्टेंट वो क्या होगा, इस NH2 ग्रुप की जगह क्या आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन भी अपन पीछे पढ़ चुके हैं। ये क्या बन जाएगा, N। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि अपन ने पीछे ये तो पढ़ा है, देखिएगा ये रहा। इस बेंजीन पे लगे नाइट्रो ग्रुप का आपने क्या करवाया, रिडक्शन, क्या बना है, एमीन। ये तो थी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेस। तो जो आप प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनाओगे तो भी प्रोसेस कैसी होगी, रिडक्शन की ही होगी, रिडक्शन की ही प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन की थोड़ी ना होगी, रिडक्शन की होगी। तो NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2। ये रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस में जस्ट प्रोसेस आपको रिवर्स करनी है, वर्ड यहाँ पे वही यूज होगा, चाहे ऑक्सीडेशन करवा रहे हो तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन करवा रहे हो तो रिडक्शन। वो आपको पता होना चाहिए कि आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते टाइम कौन सी प्रोसेस काम में आपने ली है, वही प्रोसेस आपको लिखनी है रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस के एरो के ऊपर। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट और से प्रोडक्ट में क्या चेंज हुआ था। रिएक्टेंट नाइट्रो ग्रुप था, प्रोडक्ट बना NH2 ग्रुप, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट का NH2 ग्रुप वापस रिएक्टेंट में बदलेगा तो किस में चेंज होगा, NO2 में चेंज होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये बातें बार बार बताने की नहीं होती, आपको इन चीज़ों पर फोकस करना ही होगा। यहाँ तक अपन ने सीख लिया, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करवा दिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों अपन ने करवा दिए और इस टाइप का अपने को कंपाउंड मिल चुका है। फर्दर अपन और क्या क्या करवा सकते हैं, फर्दर अपन और क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस करवा सकते हैं वो सोचिए आप। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं, वो आप सोचिए। नाइट्रो ग्रुप भी फंक्शनल ग्रुप ही है, ठीक है, लेकिन इनका क्या होता है, अब और ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जेंस का हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि नाइट्रो किसी में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। आई बात समझ में। NH2 का तो क्या होता है, रिडक्शन हो गया NO2 में कन्वर्ट होता है, सॉरी नाइट्रो का तो रिडक्शन कन्वर्ट हो गया NH2 में बदलता है, लेकिन इसका फर्दर कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ तक था अपना रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस इसका, बेंजोकेन का। अब यही चीज़ अगर आपको करनी हो, यही प्रोसेस अगर आपको करनी हो, किस में दिखानी हो, सिंथेसिस, सिंथेसिस में आपको ये चीज़ शो करनी हो तो आप क्या करते हो, सिंथेसिस में अपन क्या लिखते हैं, अपन रिएक्टेंट लेते हैं और उसे डायरेक्ट अपन प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अब देखिए रिएक्टेंट में आप क्या ले रहे हो, रिएक्टेंट फाइनल आपको क्या मिला है, ये रिएक्टेंट फाइनल ही मिला है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, CH3NO2। इससे आप क्या बनाओगे नेक्स्ट स्टेप में, सिंगल लाइन एरो। क्यों, क्योंकि अब अपन कर रहे हैं सिंथेसिस, एक्चुअली में अपन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं तो सिंगल लाइन एरो ही आता है। डबल लाइन एरो कब आता है, जब आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना रहे हो तब डबल लाइन एरो का यूज करते हैं। सिंगल लाइन एरो लिखा, इससे आपको क्या बनाना है, ये बनाना है। जो जो चीज़ें आपने बना ली वो एज इट इज़ यहाँ पे लिख दो बिना किसी डाउट के, ठीक है। इससे क्या बना था, ये बना था, तो अपन लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे अपन लिख देंगे ये COOH और NH2। इससे और क्या क्या चीज़ें बनी थी वो आप सोचिए, सोचिए भाई पीछे अपन ने कौन कौन सी रिएक्शंस बनाई हैं। यहाँ पे मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, जनरली अगर मेरे को डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना हो तो मैं यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ यूज़ में करूँगा, H+ और एथेनॉल, और डायरेक्ट मैं इसी से क्या बना दूँगा, मेरा टारगेट मॉलिक्यूल। देखेंगे अपन ने क्यों लिखा है OET और यहाँ पे NH2। देखिए अब ये था सिंथेसिस। सिंथेसिस ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंथेसिस तो वही है जो आपने रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस में जो जो आपने सिंथेटिक इक्विवेलेंट एक्चुअल में बनाए हैं वही हैं, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। अब ये क्या है आपका, स्टोलिन पे जुड़ा हुआ पैरापोजिट पे नाइट्रो ग्रुप है, ये आपका क्या था, रिएक्टेंट बन चुका था फाइनली, ठीक है। अब इस रिएक्टेंट से ये बनाना आपको, तो यहाँ से यहाँ की प्रोसेस क्या होगी, देखिएगा यहाँ से यहाँ की जो प्रोसेस है रिडक्शन, वही प्रोसेस तो ये होगी। एक्चुअल में ये एक्चुअली रिएक्शन थी जो अपन आज तक पढ़ते आ रहे हैं, ये एक्चुअली रिएक्शन है जो अपन आज तक पढ़ते आ रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। रिडक्शन किया तो NO2 का रिडक्शन हो गया NH2 में, इससे मुझे बनाना है ये प्रोडक्ट। इसका मतलब मुझे क्या करवाना पड़ेगा, ये भी पढ़ चुके अपन, क्या करवा देंगे, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि इससे ये बनते टाइम ऑक्सीडेशन हुआ था। रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस की टर्म के दौरान यहाँ बना था ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई थी, तो यहाँ भी अपन क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में होगा, पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में होगा, ये आपको लिखना है, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप किस में कन्वर्ट हुआ होगा, देखिएगा ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। ये तो अपन यहाँ पे यूज में ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, ये ले ही लिया अपन ने यूज में, ये तो भी सिंथेटिक इक्विवेलेंट ही था, ये यूज में ले ही लिया, ये अपना ये है ही। और इन दोनों ने मिलकर ही तो क्या बनाया था, टारगेट मॉलिक्यूल बनाया था, वो टारगेट मॉलिक्यूल मैंने लिख ही दिया, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है।
बस थोड़ी दिक्कत कहाँ पर है, यहाँ पे H+ है, एक एसिड अपन ने लिया H+। क्यों अपन ने H+ लिया है? वो H+ क्या वर्क करेगा, वो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, एस्टर ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि देखिएगा कुछ मैकेनिज्म, यही मैकेनिज्म आपको थोड़ी सी इसकी मैकेनिज्म बता रहा हूँ। ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, इसके लगा हुआ ये OH ग्रुप है। अब जनरली H+ क्या करता है, H+ को तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन होती है इस कार्बोक्सिल ग्रुप की, ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है यहाँ, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए इस H+ को, ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं था पहले, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ऑक्सीजन पे तो आ जाएगा प्लस चार्ज और यहाँ पे जुड़ जाएगी एक हाइड्रोजन OH2 बन जाएगा, ठीक है। जनरली ये ऑक्सीजन से जुड़ी है हाइड्रोजन एक और, ये तो लिखने का एक वे है, ठीक है। चला गया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन पर प्लस, यानी किसी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर प्लस चार्ज है, और वो भी ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर प्लस चार्ज बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो अपनी स्टेबिलिटी करने के लिए क्या करता है, एक कार्बन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर मूव कर लेता है, ठीक है। ऑक्सीजन पे पहले प्लस चार्ज था, उसने कार्बन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लिए, देखिएगा सॉरी, कार्बन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लिए ऑक्सीजन ने, तो कार्बन पे कैसा चार्ज, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसने कार्बन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लिए, नेगेटिव आ गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, टूट चुका है। इस ऑक्सीजन पे पहले से प्लस चार्ज था, किसकी वजह से, जब इसने H+ को एक्सेप्ट किया था उसकी वजह से, और इसने जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इस पर नेगेटिव भी आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, तो यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, H2 का मॉलिक्यूल बाहर हो गया। तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, कार्बन पे प्लस चार्ज तो आएगा ही, ठीक है, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने तो इलेक्ट्रॉन लिए थे कार्बन से, तो कार्बन पे प्लस आ गया, ठीक है। इस कार्बन प्लस पे आके कौन जुड़ जाएगा, इस कार्बन प्लस पे ये जो ग्रुप है एथेनॉल ग्रुप है, ये आके जुड़ जाएगा इजी वे में, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, एक H+ रिमूव होगा, तो ग्रुप क्या बचेगा यहाँ पे, EOT-। क्यों मैं यही ग्रुप बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी तो यही ग्रुप है, यही आपने क्या बनाया था, सिंथोन बनाया था, ये तो है एथिल ग्रुप ये रहा, और ऑक्सीजन पे माइनस, यही ग्रुप ये रहा। तो ये ऑक्सीजन माइनस कहाँ पे अटैक कर देगा, बस कार्बन प्लस पे अटैक कर देगा, और क्या बन जाएगा, ये ग्रुप एस्टर ग्रुप बन जाएगा। इस टाइप से क्या होती है जनरल रिएक्शन, तो अपन यही पढ़ते हैं एक्चुअल में, लेकिन ये अपन रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट से रिएक्शन बनाने की प्रोसेस करनी ही होगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा, ठीक है। जनरल डिस्कनेक्शन तक तो अपनी यही इतनी ही अप्रोचेज होती हैं, लेकिन यहाँ पर अपन और भी फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जेंस करवा सकते हैं, और यही कुछ स्पेसिफिक एक दो एग्जांपल्स आपके सिलेबस में, तो अभी आप इन्हीं को पढ़ लीजिए, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वो एग्जांपल है, देखिए नेक्स्ट है एमीन सिंथेसिस का एग्जांपल। एमीन सिंथेसिस का एग्जांपल अपन कैसे करेंगे, देखिएगा ये रहा आपका एक कोई एमीन जनरली, और इसका आपको सिंथेसिस करना है, ठीक है। मान लिया मैंने दोनों ग्रुप R और R' दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करोगे। फंक्शनल ग्रुप आपके पास एक ही है, यहाँ पर एमीन ही है, तो डिस्कनेक्शन करवा दो। डिस्कनेक्शन ही पहली प्रोसेस होती है करने के लिए, डिस्कनेक्शन जहाँ फेल होगा वहाँ पर अपन FGA लगाएंगे। तो चलिए अपन डिस्कनेक्शन करवाते हैं। ये मैं फंक्शनल ग्रुप में जो मिल गया, ठीक है, टारगेट मॉलिक्यूल है, और इसमें मुझे फंक्शनल ग्रुप मिल चुका है एमीन। अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हेटेरो एटम होता है और उससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसके बीच का बॉन्ड ब्रेक करना होता है। तो नेक्स्ट कार्बन तो इधर भी है और नेक्स्ट कार्बन इधर भी है, तो चाहे ये बॉन्ड ब्रेक कराओ चाहे ये बॉन्ड ब्रेक कराओ, जो आपकी मर्जी है वो बॉन्ड ब्रेक करवा दो। चलिए अपन इस बॉन्ड को ब्रेक करवा देते हैं। तो यहाँ से क्या स्पीसीज बनती है, यहाँ पे आएगा NH नेगेटिव। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इस कार्बन से, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किधर लेगा, अपनी ओर ले लेगा। तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव, इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो क्या स्पीसीज बनती है, पॉजिटिव, ये कोई R'। ये बन चुके हैं सिंथोन, ठीक है। इन सिंथोन से अपन बना देंगे सिंथेटिक इक्विवेलेंट। कैसे? ये नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, और जब भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो किसी पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है, और पॉजिटिव अपन क्या जोड़ देंगे, कोई छोटा आयन H+, तो बन जाएगा NH2। इसी टाइप से यहाँ एलिफेटिक कार्बन, अब एलिफेटिक कार्बन है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, आप कैसी स्पीसीज जोड़ सकते हो, कोई भी हेलोजन ग्रुप आप जोड़ सकते हो, जैसे Cl अपन ने जोड़ दिया। ये अपन कर चुके हैं पीछे, ये स्पीसीज अपने पास जनरली बनी है। लेकिन अब बात क्या आती है, बात मैंने आपको पीछे एक नोट लिखवाया था कि टारगेट मॉलिक्यूल से जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनते हैं या जो रिएक्टेंट बनते हैं, वो रिएक्टेंट कैसे होने चाहिए, ज़्यादा रिएक्टिव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ज़्यादा रिएक्टिव होने चाहिए, सही बात है। अब आप खुद सोचिए
ये एमीन ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर ये एमीन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो एमीन है, ये जो 2 डिग्री एमीन है, मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन ही है ना, जब नाइट्रोजन से एक कार्बन अटैच हो तो 1 डिग्री एमीन, और जब नाइट्रोजन से 2 कार्बन अटैच हो तो वो 2 डिग्री एमीन। ठीक है, सिंपल वे में। तो ये टारगेट मॉलिक्यूल वाली एमीन 2 डिग्री थी, और जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट या रिएक्टेंट बना वहाँ अपने को मिली 1 डिग्री एमीन। और रिएक्टिविटी ऑर्डर में कौन ज़्यादा होता है? 2 डिग्री एमीन ज़्यादा रिएक्टिव होती है देन 1 डिग्री। यही इस क्वेश्चन की खासियत है। इसका मतलब क्या है, आपने जो टारगेट मॉलिक्यूल से जो रिएक्टेंट बनाया वो तो काम का नहीं बनाया, क्योंकि अगर वो काम का बनाते, आप अच्छा रिएक्टेंट बनाते हैं, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए था इस टारगेट मॉलिक्यूल से। जबकि यहाँ अगर आप देखोगे तो टारगेट मॉलिक्यूल ज़्यादा रिएक्टिव है देन रिएक्टेंट। तो क्या करें? इसका मतलब ये जो आपने कार्बन नाइट्रोजन का जो डिस्कनेक्शन करवाया है ये फेवरेबल नहीं है, यानी डिस्कनेक्शन तो फेवरेबल नहीं है। तो जहाँ डिस्कनेक्शन फेल हो जाता है वहाँ क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन आता है। तो चलिए अपन अब करवाते हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। वो अपन कैसे करवाएंगे देखिएगा। वापस मैं क्या लिखूँगा, वापस जैसे ये मैंने लिखा एमीन, ठीक है, NH, ये कोई R'। इस एमीन को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? सोचिए, पीछे अपन पढ़ चुके हैं। मैं लगा दूंगा FGI रिडक्शन, और मैं FGI रिडक्शन करके क्या ये लिख सकता हूँ, ये NH ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप, यानी इस एमीन का मैं रिडक्शन करके, एक्चुअल में रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस से मैं कोई रिडक्शन नहीं करवा रहा हूँ, मैंने यहाँ बना दिया एमाइड है। और पीछे ही अपन ने पढ़ा था क्या, एक्चुअल में जब आप एमाइड का जब आप रिडक्शन करवाते हो, एमाइड रिएक्टेंट का, एमाइड क्रियाकार का रिडक्शन करवाओगे तो बनेगी एमीन। तो एमीन से मैं एमाइड क्यों नहीं बना सकता? बना सकता हूँ ना, किसके थ्रू? रिडक्शन के थ्रू। आपको उस डबल लाइनरों पे रिडक्शन ही लिखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नहीं लिखोगे वहाँ पर। आई बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, रिडक्शन लिख दिया। क्या बन जाएगा? एमाइड बन चुका है, हो गया ना, FGI हो चुकी है। अब आप इसमें क्या करवा सकते हो? अब आप इसमें डिस्कनेक्शन करवा सकते हो। अब आसानी से क्या हो जाएगा? डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और एक अच्छा रिएक्टिव अपने को क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक है, देखिएगा कैसे, कहाँ से डिस्कनेक्शन करवाओगे? फंक्शनल ग्रुप चेक करोगे, फंक्शनल ग्रुप अपने को मिल चुका है, एमाइड फंक्शनल ग्रुप है। डिस्कनेक्शन कहाँ से होगा? वही हेटेरोएटम और कार्बन के बीच का डिस्कनेक्शन हो जाएगा, या फिर इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच का डिस्कनेक्शन करवा सकते हो, जो आपको ईजी लगे वही। ठीक है, चलिए अपन क्या करते हैं, अपन ने डिस्कनेक्शन करवा दिया जो आपको अच्छा लगे। जैसे अपन ने डिस्कनेक्शन करवा दिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से डिस्कनेक्शन करवाया तो ये क्या बनेगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ NH, इस नाइट्रोजन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव, और यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R', और यहाँ पे आ जाएगा कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ये बन चुके हैं क्या? सिंथोन। इन सिंथोन से बनाइए सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव पे तो क्या जुड़ जाएगा? करवा चुका हूँ मैं H+, और यहाँ अपन क्या जोड़ेंगे? कार्बोनिल का कार्बन है, ध्यान रखिएगा, ये कार्बोनिल का कार्बन है, ठीक है, ना कि किसका है? कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का कार्बन। तो यहाँ पर अपन जनरली क्या जोड़ सकते हैं? अपन OH जोड़ सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? RCOOH बन जाएगा, R'(COOH बन जाएगा आसानी से। ठीक है, तो इस टाइप से ये अपने बनते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट, और जो क्या होते हैं? ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं देन इस एमाइड से ज़्यादा रिएक्टिव। अभी यह मत देखना एमीन है, एमीन नहीं है, ग्रुप कैसा है? एमाइड ग्रुप है, और एमाइड से एमीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, एलिफेटिक एमीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एमाइड से। ये बात माइंड में सेट कर लीजिए आप। और इनकी रिएक्टिविटी किसके बेस पे बताई जाएगी? इनकी रिएक्टिविटी वही कल मैंने जैसे आपको बताया कि लोन पेयर डोनेट एबिलिटी पे डिपेंड करेगी। या कहूँ इस देखो यहाँ भी नाइट्रोजन का अपने को इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाना है किसी भी पॉजिटिव स्पीसीज को, और यहाँ भी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाना है किसी पॉजिटिव स्पीसीज को। लेकिन इन दोनों नाइट्रोजन में कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? वही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। आई बात समझ में? कौन सा करेगा? 1 डिग्री वाला करेगा या 2 डिग्री वाला करेगा? 2 डिग्री वाला ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। देखिएगा इधर भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इनका प्लस आई इफेक्ट होता है, और प्लस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है इस यहाँ के कंपेयर में। यहाँ तो सिर्फ एक ही प्लस आई वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है इस नाइट्रोजन से, जबकि इस नाइट्रोजन से 2 प्लस आई, एक ये ग्रुप और एक प्लस आई ग्रुप ये है। तो यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मोर रिएक्टिव होगा 2 डिग्री एमीन। आई क्या बात समझ में? अब बात आती है इस एमीन और इस एमाइड में की रिएक्टिविटी मैंने किस बेस पे बताई। इस एमीन में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर देगा, साथ में इस पर एक प्लस आई ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा डोनेशन और बढ़ जाएगा।
यहाँ क्या दिक्कत होती है, यहाँ ये नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप में जो ऑक्सीजन होती है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेती है, तो इस पे नेगेटिव आएगा। देखिएगा थोड़ा यहाँ पे समझा रहा हूँ। इसमें क्या होता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेता है इस नाइट्रोजन का लोन पेयर। कैसे? ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। कार्बन पे पॉजिटिव है तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर दे देगा, इसी कार्बन को दे देगा, ना कि किसी अदर स्पीसीज को देगा। जैसे ये लोन पेयर इसको देगा तो इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है, और यहाँ बन जाएगा एक डबल बॉन्ड। तो इस नाइट्रोजन पे तो पहले से प्लस चार्ज आएगा, ये किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, आप खुद सोचिए। तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। तभी एमीन जो होती हैं, एलिफेटिक एमीन्स होती हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं एमाइड्स के कंपेयर में। और अपन ने कैसा FGI करवा के अपन ने कैसा कैसा रिएक्टेंट बना दिया, कैसा सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना दिया कि ज़्यादा रिएक्टिव सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना दिया देन एक टारगेट मॉलिक्यूल से। ये बात समझ में, इसी वजह से मैंने आपको वहाँ पे नोट लिखवाया था और इसी से बताई थी। तो ये था FGI का इम्पोर्टेंस। FGI के 2 एग्जांपल मैंने कराए और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शायद आई होप आपको इम्पोर्टेंस समझ में आई भी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, क्या क्या आपने इसमें नई चीज़ें सीखी, कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले अपन और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अच्छा अपन बताएं करें, ठीक है। अब यहाँ तक तो डिस्कनेक्शन की गाइडलाइंस हो गई, FGI की भी गाइडलाइंस हो चुकी हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन। कौन सा टॉपिक अपन स्टार्ट करें, 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन स्टार्ट करें। जनरली मैं इसके लिए मैं आपको कहूँ तो ये मैं करवा चुका हूँ। एक्चुअल में मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि मैं ये टॉपिक करवा चुका हूँ अभी तक, क्योंकि अभी तक जो पढ़ा है वो आपने CX डिस्कनेक्शन ही पढ़ा है एक्चुअल में, ठीक है। CX डिस्कनेक्शन देखिएगा, पहला वर्ड यहाँ पे आ रहा है 1 ग्रुप। 1 ग्रुप मतलब जब ओनली एक ही फंक्शन ग्रुप हो, पहली बात तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ भी आपको पूरे टारगेट मॉलिक्यूल में एक ही फंक्शन ग्रुप मिले इसका मतलब वो कैसा है, 1 ग्रुप है, ठीक है। आगे है CX डिस्कनेक्शन। CX डिस्कनेक्शन तो इस X से क्या मतलब है, X से मतलब है नाइट्रोजन हो, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, यानी हेटेरो एटम। तो यही तो करते आए हैं अभी तक अपन ने, काफ़ी एग्जाम्पल्स अपन ने किए हैं जहाँ पे अपन ने कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड तोड़ा है, कार्बन सल्फर का भी बॉन्ड तोड़ा, कार्बन ऑक्सीजन का भी बॉन्ड तोड़ा है। और जब इनके फंक्शनल ग्रुप भी क्या हो गए, एक एक फंक्शनल ग्रुप वाले भी अपन ने एग्जाम्पल्स किए हैं, काफ़ी एग्जाम्पल्स किए अपन ने जहाँ एक फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट था कंपाउंड टारगेट मॉलिक्यूल में, किए हैं कि नहीं किए, बस। तो कहूँ तो एक कर लिया तो गलत नहीं होगा, ये अपन कर चुके हैं टॉपिक। अब CX कौन कौन से हो सकते हैं देखिएगा, ये हो सकता है एक तो इस टाइप का ग्रुप C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे कोई नाइट्रोजन जुड़ा हो, ऑक्सीजन जुड़ा हो, कोई सल्फर जुड़ा हो, एक तो अभी पीछे ही किया है अपन ने। इस टाइप का भी कोई कंपाउंड मिल सकता है आपको, या कहूँ कोई फंक्शनल ग्रुप मिल सकता है RX, जैसे कोई कार्बन से जुड़ा हो, नाइट्रोजन कार्बन से सल्फर जुड़ा हो, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हो, या फिर इस टाइप का कोई अपने को ईथर मिल सकता है, ईथर का भी अपन कुछ कहें, कोई अपने को थायो ईथर मिले या कोई थायोल मिले, इसको अपन क्या बोलते हैं, थायोल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्यों थायोल बोलते हैं, देखिए ये अपना क्या है, ROH एल्कोहल है, तो इस ऑक्सीजन को हटा के तो अपने सल्फर लगाया और क्या किया है, तो एल्कोहल से एल्कोहोल, ओल लग रहा है ना लास्ट में हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए, तो वैसे यहाँ पे जैसे सल्फर लगा तो थायोल बन जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ सभी में क्या है, हेटेरोएटम है और ये एल्किल ग्रुप मतलब कार्बन है यहाँ पर कोई, तो हो गया ना CX। X से मतलब ही क्या है, हेटेरोएटम से मतलब है X का। तो वही सब अपन डिस्कनेक्शन कर भी चुके हैं और आपको मैं फर्दर कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स और भी करवा देता हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए। जैसे अपन फर्दर एग्जाम्पल्स अगर अपन करें, जैसे एक एग्जाम्पल ये देखिएगा, 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन में कुछ नहीं है, जो अपन कर चुके हैं वही है। चाहे आप अपने जो नोट्स हैं वहाँ पे आप क्वेश्चन भी देख लेना, जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं वो आप देख लेना। ये मेरे पास कोई एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल को देख के आपको समझ में आ गया होगा, एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है यानी 1 ग्रुप है, साथ में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इस हेटेरो एटम के साथ कार्बन से तो जुड़े हुए हैं, CX ही तो हुआ है और क्या कुछ अलग थोड़े ना, ये अपन पीछे भी एग्जाम्पल्स किए हैं। अब बात आती है तो यहाँ पे सबसे पहला काम डिसोसिएशन का, डिस्कनेक्शन का होता है। डिस्कनेक्शन कहाँ से करवाओगे, कार्बन हेटेरो एटम बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करवाओगे, तो ये हेटेरो एटम और इससे नेक्स्ट कार्बन ये भी है और नेक्स्ट कार्बन ये भी है, तो पहले किसको डिस्कनेक्ट करवाएं, इसको करवाएं या इसको करवाएं। चलिए इसको मैं A प्रोसेस बोलता हूँ, इसको मैं B प्रोसेस बोलता हूँ, दोनों प्रोसेस करते हैं। मैंने ये प्रोसेस से डिस्कनेक्ट करवाया तो यहाँ पे क्या बनेगा देखिएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कुछ इस टाइप की अपने को स्पीसीज मिलने वाली है। आई बात समझ में, ये बन गए आपके सिंथोन, ठीक है। और इन सिंथोन से अपन सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना देंगे। यहाँ हेटेरोएटम में नेगेटिव चार्ज है तो क्या जोड़ दोगे, कोई छोटा आयन H+, पढ़ चुके हैं अपन पीछे।
हेटेरोएटम पे नेगेटिव चार्ज है, ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, हाइड्रोकार्बन का तो पार्ट है, ठीक है। एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है और इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे कोई भी हैलोजन ग्रुप आप जोड़ सकते हो या OTS जोड़ सकते हो। जनरली मैंने Cl यहाँ पे जोड़ दिया सपोज, तो ये क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके का बॉन्ड बन जाएगा। इस कार्बन पे क्या जोड़ दिया, एक क्लोरीन जोड़ दिया। ये बन गए सिंथेटिक इक्विवेलेंट। किस प्रोसेस से, जब मैंने B से बॉन्ड का डिस्कनेक्ट करवाया। चलिए ये डिस्कनेक्शन है कार्बन ऑक्सीजन का और प्रोसेस में लिख रहा हूँ B। ऐसे में A वाले कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड डिस्कनेक्ट कराऊँ, A वाली प्रोसेस में क्या होगा, तो यहाँ बनेगा PH और इस कार्बन पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये तो समझ में आ गया होगा पॉजिटिव क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा। ऐसे यहाँ से डिस्कनेक्शन करवाया तब भी ऑक्सीजन ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेता, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ और क्या क्या बनेगा, इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, बाकी स्पीसीज एज इट इज। ये क्या बन चुके हैं, सिंथोन। ये क्या बन चुके हैं, सिंथोन बन चुके हैं। आयनिक स्पीसीज, टारगेट मॉलिक्यूल्स आयनिक स्पीसीज बन चुके हैं। इन आयनिक स्पीसीज को अपन न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट करते हैं, क्या बन जाएंगे अपने सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो इस कार्बन पे क्या लगा सकता हूँ मैं, कोई भी हैलोजन ग्रुप लगा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है इस फेनिल ग्रुप से बाहर का कार्बन है, यानी एक एलिफेटिक कार्बन है, और यहाँ पे क्या जुड़ सकता है, कोई भी हैलोजन ग्रुप आके जुड़ सकता है। तो जनरली मैंने क्लोरीन जोड़ दिया, और यहाँ से आप क्या बना सकते हो, हेटेरोएटम पर नेगेटिव, तो इस पर क्या जोड़ सकते हो, कोई भी पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपके बने सिंथेटिक इक्विवेलेंट। अब बात आती है प्रोसेस कौन सी सही रहेगी, ये वाला प्रोसेस सही रहेगा या B वाला प्रोसेस सही रहेगा। खुद थोड़ा सोचिए, अपने माइंड पे थोड़ा प्रेशर डालिए और सोचिए कि कौन सी प्रोसेस राइट रहेगी, ये प्रोसेस राइट रहेगी या फिर ये प्रोसेस राइट रहेगी। खुद थोड़ा सोचिए और बताओ कौन सी प्रोसेस ज़्यादा बेटर अपने लिए रहेगी। देखिए, अगर मैं आपसे एक बात डिस्कशन करूँ मैं आपसे एक बात पर, आपको क्या चीज़ चेक करनी होती है कि टारगेट मॉलिक्यूल से जो भी आप रिएक्टेंट बनाते हो या सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाते हो, या ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो, इस प्रोसेस वाले हो चाहे इस प्रोसेस वाले हो, वो ज़्यादा रिएक्टिव होने चाहिए देन टारगेट मॉलिक्यूल, तभी अपना क्या होता है, डिस्कनेक्शन बेटर माना जाता है। अब मैं आपसे कहूँगा कि ये जो डिस्कनेक्शन है, ये जो आपने डिस्कनेक्शन करवाया, B वाला जो आपने डिस्कनेक्शन करवाया, ये B वाला डिस्कनेक्शन क्या है, फेवरेबल नहीं है। और मैं कहूँगा ये जो डिस्कनेक्शन है ये फेवरेबल है, A वाला डिस्कनेक्शन क्या है, फेवरेबल है। अब इसका रीज़न क्या होगा, खुद सोचिए थोड़ा। देखिए, मैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट से जाने से पहले मैं इन सिंथोन्स पे थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। पहले अपन कार्बोकेटाइन वाला डिस्कशन कर लेते हैं। देखिएगा, कार्बोकेटाइन वाला जो डिस्कशन अपन करेंगे कि ये डिस्कस करते हैं इस कार्बोकेटाइन के लिए, ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है या ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, वो अपने को ज़्यादा देखना है, ठीक है। तो वो अपन कैसे चेक करेंगे, एक्चुअल में वो अपन कैसे चेक करेंगे, खुद सोचिए। यहाँ पे फेनिल ग्रुप लगा हुआ है, यानी एक्चुअल में ये क्या है, कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे कार्बन और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, जबकि ये क्या है, नॉर्मल ये भी कार्बन ही, लेकिन इससे क्या जुड़ा हुआ है, एक एलिफेटिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि इससे क्या जुड़ा हुआ है, एक एरोमेटिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस एरोमेटिक ग्रुप का कैसा इफेक्ट होगा, +R इफेक्ट होगा। क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको देगा, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लेकिन यहाँ इस एल्किल ग्रुप से कौन से इफेक्ट से जा रहे हैं, +I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। जबकि यहाँ रेजोनेंस +R है और यहाँ पे +I है। इलेक्ट्रॉन तो दोनों तरीके से डोनेट हो रहे हैं इस कार्बोकेटाइन को, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, ये ग्रुप ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि हमेशा जो +R है वो डोमिनेंट करता है किसको, +I को। ये जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें आपको आनी चाहिए, छोटी छोटी बातें, यही तो आपको सीखना है। आई बात समझ में। इसी वजह से क्या है, ये ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं और इनसे बनने वाले प्रोडक्ट जो होते हैं वो अपने लिए बेटर प्रोडक्ट होंगे, एकदम सही वे के रियल वर्केबल प्रोडक्ट्स अपने को मिलते हैं। इसी वजह से अपन क्या करते हैं, ये वाले प्रोसेस को अपन वैलिड मानते हैं देन इस वैलिड से। तो ये वैलिड ही प्रोसेस नहीं है तो आपको इस प्रोसेस को करना भी नहीं है, आपको बस यही प्रोसेस ध्यान में रखनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ऐसी तभी तो आप MSc कर रहे हो, तो आपको बेसिक चीज़ों का तो आइडिया होना चाहिए। नहीं कि आप MSc कर रहे हो और आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आ रही है, तो फिर क्या फ़ायदा है। कम से कम एक बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप ये चीज़ याद रख लेना, बाकी अपन जो लेक्चर्स आएंगे वहाँ पे सीख लेंगे। अगर आपको नहीं आ रहा तो मेरे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स हैं, नेमिंग के बाद में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट +R -R ये जितने भी इफेक्ट्स होते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट हैं, उन सभी के बारे में डिटेल्स में अपन डिस्कशन करेंगे, एसिडिटी बेसिडिटी सब कुछ, तो वहाँ पर आप देख लेना। तो ये आपका था 1 ग्रुप CH डिस्कनेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे 2 ग्रुप CH डिस्कनेक्शन, जहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे
और ऐसा ही कोई एक बॉन्ड CH बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे, या कहूँ कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे। तो ये तो मैंने आपसे कहा भी था, ये तो आपका पढ़ा हुआ है, पढ़ भी चुके हो, किए हैं अपन ने पीछे भी एग्जाम्पल्स काफ़ी, तो आप वो एग्जाम्पल्स भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। और पहली यूनिट 2-3 दिन लगेंगे, पहले यूनिट को और 2-3 दिन लगेंगे, क्योंकि अभी 2 ग्रुप CH डिस्कनेक्शन है, एक कीमोसेलेक्टिविटी टॉपिक है, एक अम्पोलंग रिएजेंट है, तो ये 3 टॉपिक और एक साइक्लाइजेशन है। तो 3-4 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैं आपको पूरी यूनिट में 2 पार्ट्स जनरली होते हैं, उन 2 पार्ट्स में मैं आपको एक पार्ट्स कंप्लीट करवाना चाहता हूँ, सॉरी डेड पार्ट। 2 पार्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन में मिलेंगे, 2 में से आपको एक पार्ट करना होता है, लेकिन मैं आपको इतना करवा दूंगा कि आपको डेड पार्ट आराम से आपको आसानी से मिलेगा। 1.5 पार्ट आप आसानी से अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे कर सकते हो। करना तो आपको एक ही पार्ट होगा, लेकिन चॉइस आपके पास 1.5 पार्ट्स की होगी। किस में से? 2 पार्ट्स में से आपके पास चॉइस होगी, 1.5 वाला पार्ट्स आप कर सको ईजी वे में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट जरूर करना, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, लाइक करना। तब तक के लिए धन्यवाद।